चैप्टर 41 गोल मटोल छोटी पवित्र अभ्यास। अंडे का छिलका फूटने के बाद जो सामने आया वह एक छोटा बच्चा फीनिक्स नहीं था, बल्कि एक छोटा बच्चा था जिसने अपने चारों अंगों को सीधा फैला रखा था। वो जमीन पर फैला हुआ था और उसका नंगा छोटा निचला भाग ऊपर की ओर चिपका हुआ था। घनी आध्यात्मिक शक्ति की आभा से युक्त एक हल्की सुनहरी चमक उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जो धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी उठा है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी आंखें खोली जो पानी की तरह साफ थीं। वो हतप्रभ और स्तब्ध होकर समान रूप से नग्न फैंग जियू को देख रहा था। इसके कुछ क्षण बाद ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दो जोड़ी काली आंखें घूर रही थीं और उनके भीतर एक जोड़ी लाल चमकती लपटें जल रही थीं। वह अचानक उछला और अपना एक हाथ अपनी फूली हुई कमर पर रख लिया और अपने दूसरे मोटे हाथ से जमीन पर पड़े फैंग जियू की ओर इशारा किया। उसकी बच्चों जैसी आवाज में निर्दय क्रोध भरा हुआ था जिसे कोई भी गंभीरता से लेने में असमर्थ था। तुम नारी, मैं प्राचीन पवित्र फीनिक्स हूँ। तुम में मेरी ईश्वरीय छवि को एक छोटे से बुदबुदाते मानव बच्चे के रूप में देखने की धृष्टता थी। यद्यपि वह परिपक्व होने के बाद मानव रूप में परिवर्तित होने में सक्षम होगा, लेकिन उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वह अपने खोल से बाहर निकलने के तुरंत बाद सीधे मानव शिशु में बदल जाएगा। वह छोटा फायर फीनिक्स है, लिटिल फायर फीनिक्स। अनुबंध के कारण अनुबंधित मालिक की अपनी छवि की कल्पना का सीधा प्रभाव पड़ेगा कि वह जानवर के रूप में पैदा होगा या इंसान के रूप में। लेकिन यदि वह मानव रूप में पैदा हुआ है, तो उसे अपने मूल फायर फीनिक्स रूप में परिवर्तित होने से पहले पूरी तरह परिपक्व होने तक इंतजार करना होगा। स्वर्ग जानता है कि उसके परिपक्व होने में कितना समय लगेगा, और इससे पहले कि वह बड़ा हो, उसे इस छोटे से नाक वाले मानव रूप में पूरे देश में परेड करनी होगी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उसे उतना ही गुस्सा आता था और वह उतना ही उदास हो जाता था। वह रोना चाहता था, लेकिन वह महिला को यह देखने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह केवल इस सब के पीछे के अपराधी को घूर कर देख सकता था। फैंग जियू अवाक आश्चर्य में पड़ गया। क्या सचमुच उस अंडे से अभी अभी बच्चा निकला है? चलो भी, उसने केवल एक बार ही इसकी कल्पना की थी जब उसने उस अंडे को उठाया था, कि अंडे से निकला फीनिक्स कैसा दिखेगा। उसने अनजाने में ही एक मनमोहक मोटे छोटे बच्चे के बारे में सोचा था। तभी एक पल के लिए उस छोटे से लड़खड़ाते बच्चे को अपने मांसल कूल्हे पर हाथ रखकर खड़ा देखकर दूसरे ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया, अपने नग्न छोटे शरीर को पूरी तरह से उजागर कर दिया और छोटे हाथी की सूंड उसके सामने लहरा रही थी। अपने हाथों में खुजली के क्षण में उसने एक हाथ में अपनी उंगली और अंगूठे को लपेटा और छोटे हाथी की सूंड को झटका दिया। अर्घ, आप क्या कर रहे हैं? एक निश्चित घमंडी छोटे फायर फीनिक्स को आखिरकार अपनी नग्नता का एहसास हुआ और जब उसे अचानक नीचे छेड़ा गया, तो इस झटके ने उसे अपमानित और क्रोधित दोनों महसूस कराया, जिससे वह तुरंत कुछ कदम पीछे चला गया और खुद को अपने कठोर हाथों से ढक लिया। तुम बेशर्म औरत, वह अपमान में गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया था। उसकी बच्चों जैसी आवाज वास्तव में उसके गुस्से को वह प्रभाव नहीं दे रही थी जो अपेक्षित था। उस क्षण उसे केवल महिला के नंगे शरीर का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी आंखों को ढकने के लिए नीचे अपनी विनम्रता की रक्षा करने वाले दो हाथों में से एक को मुक्त कर दिया और अपने शरीर को दूर कर लिया। आपने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। इस बार उसके कान भी उसके चेहरे की तरह लाल हो रहे थे। फैंग जियू ने उस छोटे लड़के पर नजर डाली जो ऐसी अतिरंजित प्रतिक्रियाएं दिखा रहा था और उसने बेरहमी से चिढ़ाना जारी रखा, मैं तुम्हें पीछे गोल छोटे नितंब देख सकता हूँ। अर्घ, तुम सच में एक बेशर्म महिला हो। बेशर्म। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे गाली देने के लिए कोई अन्य शब्द नहीं पता था, इसलिए वह केवल बेशर्म शब्द दोहराता रहा। फैंग जियू को गुदगुदी महसूस हो रही थी और वह जोर से हंसने के अलावा खुद को नहीं रोक सकी। उसी समय उसने खुद को नीचे देखा और अचानक महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर जो घाव थे वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसकी गहरी आंखें जिज्ञासा के साथ चमक उठी और उसकी निगाहें थोड़ी सी घूम गईं, सोच समझकर छोटे फायर
फीनिक्स की ओर देखने लगी, जिसने अपने हाथों की स्थिति बदलकर अपने छोटे नितंबों को ढांक लिया था। क्या यह इस छोटे आदमी की वजह से था? उसने अपनी छाती के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांधने के लिए कॉस्मॉस बोरी से कपड़े की कुछ पट्टियां निकाली और फिर अपने ऊपर डालने के लिए पुरुषों के कपड़ों का एक सूट निकाला। बेल्ट पहनने के बाद उसने अपना हाथ पालने में बढ़ाया और बिल्कुल नग्न छोटे साथी को ऊपर उठाया। अर्घ, क्या यह महिला क्या करने की सोच रही है? खुद को अचानक ऊपर उठाया हुआ पाकर वह सदमे में चिल्लाया। उसके दोनों हाथ नीचे तक ढके हुए थे और वह सावधानी से महिला की ओर देखने लगा। चैप्टर 42 गुप्त पानी के नीचे का महल कौन जानता होगा, लेकिन फैंग ने कॉस्मॉस बोरी से कपड़ों का एक सेट निकाला और अपने खंजर से उसने इसे थोड़ा बदल दिया और छोटे साथी के छोटे शरीर पर डाल दिया। ऐसा करो, जब हम बाहर निकलेंगे तब हम तुम्हें अंडरगारमेंट्स के रूप में एक छोटा सा लाल बिब देंगे। उसने सिकुड़ी आंखों से कहा और उसने उसके मांसल नितंबों पर एक हल्की सी थपकी दे दी। यह हो चुका है। उसने उसे घुमाया और उसके क्रोधित चेहरे को देखा। उसे यह काफी मनोरंजक लगा। मेरे जैसा सम्मानित व्यक्ति कभी भी ऐसा कुछ नहीं पहनेगा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसे उस महिला पर काफी गुस्सा आ रहा था जो उसके शरीर के साथ बेशर्मी भरी छूट ले रही थी। मैंने सोचा था कि अंडे से फूटने के बाद एक फीनिक्स निकलेगा, न कि कोई छोटा सा बड़बड़ाता हुआ बच्चा। आह, क्या आप तब अपने मूल फीनिक्स रूप में परिवर्तित हो पाएंगे? फिर उसने उत्सुकता से पूछा। काश उसने इसे न पाला होता। इसके उल्लेख पर गर्वित छोटा फायर फीनिक्स उचित क्रोध में उड़ गया। तुम्हारे पास अभी भी इसे ऊपर उठाने का साहस है। एक अत्यधिक पूजनीय प्राचीन पवित्र जानवर के रूप में यह तथ्य कि मैं एक इंसान के रूप में पैदा हुआ हूँ, पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। फैंग जियू ने सचेत रूप से अपनी नाक रगड़ी। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक पल की जंगली कल्पना इस तरह सच हो जाएगी? हम्फ, उसने एक जोरदार खर्राटे भरी और अपनी फूली हुई बाहों को अपनी छाती के सामने कर लिया और गुस्से में अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। फैंग जियू बेफिक्र होकर जोर से हंसा। फिर वो खड़ी हुई और चारों ओर नजर डालकर उनके आसपास का सर्वेक्षण किया। किसने सोचा होगा कि उस गहरे तालाब के नीचे ऐसी जगह वास्तव में मौजूद होगी? जब उसे उस जबरदस्त भंवर की शक्ति याद आई जिसने उसे यहाँ खींच लिया था, तो उसकी भौहें तंग गईं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप जैसी महिला मेरे अनुबंध की मालिक कैसे बन सकती है। आप बदसूरत हैं, शक्ति की कमी है, और लोगों के नितंबों को छूना पसंद करती हैं। आप सिर्फ एक कामुक महिला हैं। उस समय छोटे फीनिक्स की बाहों में अंडे के छिलके थे और वह बड़बड़ाते हुए उन्हें कुरकुरे ढंग से चबा रहा था। कभी कभी फैंग जियू पर घृणा भरी नजर भी डाल रहा था। फैंग जियू उसके लगातार बड़बड़ाने पर हंस रही थी और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर झटका देते हुए कहा, छोटे दोस्त, अगर तुम इच्छुक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम पहले से ही मेरे हो। इसलिए अब से तुम बस मेरे साथ रहो। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें हैरानी से उसकी ओर देखने लगीं। एक और बात, क्या तुम सच में इतने भूखे हो? क्या वे अंडे के छिलके भी खाने योग्य हैं? छोटे फायर फीनिक्स ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं और उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए गर्व से अपना सिर घुमा लिया। उसके अंडे के छिलके बहुत बढ़िया चीज थे और उन्हें खाने से न केवल उसकी शक्तियां बढ़ेंगी, बल्कि वे उसके शरीर को बढ़िया पोषण भी प्रदान करेंगे। वो औरत कुछ नहीं जानती और सिर्फ मूर्ख है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं कि इस जगह में किस तरह की अद्भुत चीजें छिपी हुई हैं जो हमें यहाँ खींचने के लिए इतनी जबरदस्त ताकत दे सकती हैं। फैंग जियू ने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाते हुए कहा। यह देखा जा सकता है कि यह कई वर्षों से परित्यक्त एक छिपा हुआ महल था और कौन जानता था कि इतना गुप्त महल इतने गहरे कुंड के नीचे क्यों डूब जाएगा। छोटे फायर फीनिक्स ने अपने अंडों के छिलकों को पकड़ लिया और फैंग जियू के पीछे पीछे चलते हुए उन्हें चबाना जारी रखा। बीच बीच में अपने सामने की आकृति की पीठ पर नजर डालते हुए सोचा कि वह महिला कुछ अजीब थी। उसके पास कमजोर शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वह किसी तरह ऐसी अजीब जगह में पकड़े जाने पर न तो डरती थी और न ही घबराती थी। मैंने इतने सालों तक इंतजार किया और इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक इंसान आ गया है।
स्वर्ग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, हार नहीं मानी है, हा 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 हा। अचानक गुप्त महल के भीतर से एक गहरी लकड़ी की आवाज जो बेहद अहंकारी लग रही थी बाहर आई, और उस आवाज के साथ एक शक्तिशाली दमनकारी आभा यहाँ तक पहुंची जो उस तेज आवाज के साथ हवा में घूम रही थी। हालांकि जो अजीब था, तब भी जब शक्तिशाली दमनकारी आभा की लहरें जो नग्न आंखों से भी दिखाई दे रही थी उसके सामने हवा में घूम रही थी, तब भी उसे इससे होने वाली थोड़ी सी भी असुविधा महसूस नहीं हुई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक प्राचीन पवित्र जानवर फायर फीनिक्स के साथ अनुबंधित किया गया था। जब यह विचार उसके मन में आया तो वो खुद को रोक नहीं सकी और पीछे मुड़कर अपने पीछे अंडे के छिलकों को कुरकुरे कर रहे उस छोटे से बच्चे पर नजर डालने लगी। और मन ही मन सोचा, छोटा पिपसिक्विक बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतना उपयोगी होगा। चैप्टर 43 एक रहस्यमय आत्मा का शरीर, तुम फिर से मेरे दिव्य स्वरूप को क्यों घूर रहे हो? छोटे साथी ने उसे घूरते हुए पूछा। फेंग जियू मुस्कुराए और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर छोटी आकृति के गुलाबी और मांसल गालों पर चुटकी लेते हुए बोली, मैं तुम्हें और अधिक पसंद करने लगी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? उन शब्दों को सुनकर छोटे फायर फीनिक्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अपनी उत्कृष्ट विशेषताओं के साथ चमकदार लाल हो गया। उसने गुस्से को सामने लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ शर्मीली थीं, उसके चेहरे पर शर्म और अजीबता का मिश्रण था। तुम यह मत सोचो कि सिर्फ ये बातें कहने से मेरा दिव्य आत्मा तुम्हें एक अलग नजर से देखेगा। तुम सिर्फ मूर्ख हो, मेरा दिव्य आत्मा तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। और एक और बात, इतना भावुक मत रहो, यह बहुत अशोभनीय है और एक महिला को जैसा करना चाहिए वैसा नहीं है। वो जो कहना चाहता था उसे पूरा करने के बाद उसने उसकी ओर देखने से इनकार करते हुए गर्व से अपनी आंखें घुमा लीं। फेंग जियू ने उसे देखकर मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि शर्मीला और शर्मीला छोटा बच्चा बहुत प्यारा था। छोटी लड़की, आओ, यहाँ आओ और मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। तेज और अहंकारी आवाज एक बार फिर गूंजी और इस बार जब आवाज उन तक पहुंची तो इसके साथ एक सक्शन बल भी था जिसने फेंग जियू के पूरे शरीर को और अंदर खींच लिया। मूर्ख औरत। अंडे के छिलके खत्म करने के बाद वह अपने हाथ पहुंच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि फेंग जियू को जोर से चूसा जा रहा है, जिससे उसकी चिंतित चीख निकल गई और वह उसके पीछे पीछे अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ा। फेंग जियू ने खुद को स्थिर महसूस किया और वह चिल्ला भी नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर खींचे जाने से पहले पलक झपकते ही कंकाल के एक समूह के सामने आ गई हो। अगले ही पल शक्ति की एक धारा ने उसके शिरोबिंदु में आक्रमण किया और आक्रमणकारी शक्ति के तहत उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से उजागर हो गई है, सूरज की किरणों के नीचे शुद्ध नग्नता में किसी भी रहस्य को छिपाने में असमर्थ है। और जब छोटे फायर फीनिक्स ने पकड़ लिया तो वह एक सीमा अवरोध से टकरा गया, अलग हो गया और बाहर रह गया, अंदर फेंग जियू के करीब पहुंचने में असमर्थ हो गया। उसे कंकाल के सामने पूरी तरह से निश्चल और स्थिर खड़ा देखकर छोटी फायर फीनिक्स घबरा गई और जोर से चिल्लाई, मूर्ख महिला, मूर्ख महिला, आप कैसा महसूस कर रही हैं? एक रहस्यमय आत्मा का शरीर। यह वास्तव में एक रहस्यमय आत्मा का शरीर है। हा 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 हा, ऐसा अत्यंत दुर्लभ रहस्यमय आत्मा का शरीर जो शायद ही हर सहस्राब्दी में एक बार देखा जाता है और यह मेरे ठीक सामने गिरा है। चूबा तियान। हा हा हा, स्वर्ग ने सचमुच मुझे नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं छोड़ा है। हा 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 हा। फेंग जियू केवल उस उत्साहित और उत्साहित आवाज को सुन सकता था जो पागलों की तरह हंस रही थी। जिस शक्ति ने उसे रोका था वह अचानक पीछे हट गई। फेंग जियू कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, वह सीधे अपने सामने कंकाल को देख रही थी। चूंकि उसने न तो किसी हत्या के इरादे का पता लगाया था, न ही संस्था की ओर से किसी दुर्भावना का, लेकिन केवल उसकी आवाज से उत्तेजित उत्तेजना के कारण फेंग जियू वास्तव में बहुत चिंतित महसूस नहीं कर रही थी और वह सीमा अवरोध के बाहर छोटे फायर फीनिक्स की ओर मुड़कर कहने लगी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। आखिरकार उन दोनों की आत्माएं आपस में जुड़ गईं और छोटी फायर फीनिक्स के शांत होने के बाद
वह लिंक के माध्यम से महसूस करने में सक्षम था कि वह बिल्कुल ठीक थी और उसने तुरंत गुनगुनाया और अजीब तरीके से जवाब दिया, तुम्हारे बारे में कौन चिंतित है। लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए अनायास ही अंदर लगे बैरियर से झांक रही थीं। यह जानते हुए कि छोटे फायर फिनिक्स का मतलब यह नहीं था कि वह क्या कह रहा था, फेंग जियू को उसके बारे में चिंता नहीं थी, लेकिन वह अपना ध्यान उसके सामने कंकाल पर केंद्रित कर रही थी, यह कहकर पानी का परीक्षण कर रही थी, वरिष्ठ। उसी क्षण कंकाल ने उसमें से एक छवि प्रक्षेपित की। इसमें काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हवा में दिखाई देते हुए दिखाया गया। उसकी तेज और दमन भरी निगाहें उसके नीचे फेंग जियू को देख रही थीं। रहस्यमय आत्मा का शरीर धारण करने के लिए, छोटी लड़की, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। न केवल उसके पास दुर्लभ रहस्यमय आत्मा शरीर था, बल्कि वह एक दिव्य पवित्र जानवर, फायर फीनिक्स की अनुबंधित मालिक भी थी। ऐसी लड़की किस तरह से साधारण होगी। स्वर्ग दयालु थे। ठीक उसी समय जब उसके रक्त का अंतिम सार पूरी तरह से बिखरने वाला था, उन्होंने एक ऐसे अविश्वसनीय रूप से विलक्षण कृषक को भेजा था, जो उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने और उसे आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। चैप्टर 44 वह जिसने एक बार सर्वोच्च शासन किया। रहस्यमय आत्मा शरीर। फेंग जियू ने भूतिया छवि के बारे में प्रश्नोत्तरी पूर्वक पूछा और एक और प्रश्न पूछना जारी रखा। रहस्यमय आत्मा शरीर बहुत कम देखे जाते हैं। लंबे समय तक इस दुनिया में नहीं आने और साधना के प्रति ज्ञान में भारी कमी के लिए उसे माफ करते हुए, रहस्यमय आत्मा शरीर शब्द कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। एक रहस्यमय आत्मा शरीर सबसे विलक्षण साधकों का प्रतीक है। वे न केवल रहस्यमय शक्तियों की खेती कर सकते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक शक्तियों की भी खेती करने में सक्षम हैं, और जिस गति से वे प्रगति कर सकते हैं वह दूसरों की तुलना में 10 गुना है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाते हुए देखा और उसने कहा, दूसरे शब्दों में, जिन लोगों को एक रहस्यमय शक्ति मार्शल मुक्केबाज बनने के लिए पूरे 1 दशक की आवश्यकता होगी, आपके लिए वही रैंक हासिल करने में आपको केवल 1 वर्ष ही लग सकता है। ऐसी गति जो आपकी साधना में हासिल की जा सकती है, उसे विलक्षण रूप से प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। उन शब्दों को सुनकर फेंग जियू ने एक क्षण सोचा और कहा, यह सही नहीं लगता है। मैंने अपने शरीर में ऊर्जा खींचकर साधना करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे अपने शरीर में कोई महत्वपूर्ण अंतर महसूस नहीं हुआ, और मेरे अनुभव में साधना में जो तीव्र प्रगति मैं हासिल कर सकता हूँ उसके बारे में सीनियर जो कह रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। उसने अपने शरीर में क्यूई को आकर्षित करने के लिए काफी लंबे समय का उपयोग किया था और साधना के बाद उसके शरीर में रहस्यमय शक्तियों की मात्रा वास्तव में बोलने के लिए कुछ भी नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके भीतर रहस्यमय और आध्यात्मिक क्यूई मेरिडियन नहीं खुले हैं। जब उसने घूरकर देखा तो उसकी नज़र फेंग जियू पर पड़ी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने गुरु के रूप में प्रणाम करें। उस स्थिति में मैं आपकी साधना में सहायता करने के लिए आपके रहस्यमय और आध्यात्मिक शिरोबिंदु को खोलने में आपकी मदद करूंगा। यदि कोई और होता, तो ऐसी शक्तिशाली इकाई द्वारा किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की पेशकश सुनकर यह सोचा जाता कि इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जब फेंग जियू ने ये शब्द सुने, तो उसकी भौहें एक साथ तन गईं और उसकी आंखों से पता चला कि वह गहरी सोच में थी और उसने एक भी शब्द कहे बिना अधेड़ उम्र के आदमी को घूर कर देखा। आप अनिच्छुक हैं। फेंग जियू को खुशी या प्रसन्नता के कोई लक्षण नहीं दिखाते हुए आदमी की भौहें चढ़ गईं और उसने अपनी दमनकारी आभा को और अधिक मजबूती से भड़काने के लिए दबाव डाला और फिर देखा कि उसकी आभा का उस व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जो एक प्राचीन पवित्र जानवर के साथ अनुबंधित था। फिर उसने तुरंत इसे छोड़ दिया और इसके बजाय एक लंबी आह भरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कोई गुप्त उद्देश्य है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप मेरा शिष्य बनना स्वीकार करने के बाद 3 कार्यों को पूरा करने में मेरी मदद करें। यह सुनकर फेंग जियू ने इस पर एक और पल सोचा और अंत में कहा, वरिष्ठ मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताते, और अगर यह मेरी शक्तियों के भीतर है और मेरी काम करने की शैली के खिलाफ नहीं जाता है, तो मैं शायद इसके लिए सहमत हो सकती हूँ।
यह सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी खिलखिलाकर हंसा और बोला, बहुत बढ़िया। मैं देख सकता हूँ कि आप उनमें से हैं जो अपनी इच्छानुसार काम करते हैं और यह मेरे अपने स्वभाव के समान है। फेंग जियू उसे देखकर मुस्कुराई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लड़की, मैं मूल रूप से स्वर्गीय राजवंश महल चूबा तियान का शासक था। मेरी महिमा के चरम पर किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपना जीवन तलवार के बल पर जिया और स्वर्ग के नीचे की दुनिया पर स्वेच्छा से शासन किया। जब तक मुझे लगता है कि कुछ सही है, मैं निश्चित रूप से इसे अंत तक पूरा करूंगा। उस वर्ष उन्होंने फेंग जियू को अपने पिछले जीवन के बारे में विस्तार से बताया। फेंग जियू ने ध्यान से सुना और उसकी बातों से यह पता चला कि वह एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति था जो उसका दिल जो भी कहता था उसका पालन करता था। लेकिन चूंकि वो बहुत ही निडर और अप्रत्याशित था, इसलिए उसे अमरता के पारंपरिक संप्रदायों द्वारा अपरंपरागत और दुष्ट के रूप में देखा जाता था। उसके पास एक शक्तिशाली तलवार थी जो मिट्टी जैसी धातुओं को काट देती थी जिसे ब्लू एज कहा जाता था। एक रूढ़िवादी संप्रदाय के एक अमर व्यक्ति ने अपनी ब्लू एज तलवार का लालच किया और उस पर गलत तरीके से एक नश्वर गांव में नरसंहार करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उसे हर तरफ से शक्तिशाली मुक्केबाज द्वारा सताया गया। आदरणीय मार्शल सम्राट के रूप में अपनी उपलब्धि के साथ वह अमरता के उन सभी साधकों से नहीं डरते थे जिनकी शक्तियां उनसे कमतर थीं। हालांकि उन्होंने उसे डराने धमकाने के लिए उसके ही लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल होकर इस स्थान पर भागने में सफल रहा और अंत में उसने दम तोड़ दिया और यहीं मर गया। इतने लंबे वर्षों तक उन्होंने यहाँ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की थी कि नियति आए और अपना कार्यभार संभाले, स्वर्गीय राजवंश महल को पुनः स्थापित करे और अपनी अंतिम इच्छाओं को पूरा करे। पहली इच्छा स्वर्गीय राजवंश महल को पुनः स्थापित करने की है, तो दूसरी और तीसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा ब्लू एज को पुनः प्राप्त करने के लिए थाउजेंड स्वॉर्ड के मकबरे को तोड़ना है। तीसरी के लिए, उनकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट हुई और उन्होंने आह भरते हुए कहा, मैं उन वर्षों में बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाला और लापरवाह था और मैंने अपने परिवार पर विपत्ति ला दी। यह विशेष रूप से मेरी पत्नी के लिए था जो संयोग से उस समय प्रसव पीड़ा में थी। इतने साल बीत गए और मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी तलाश करें और देखें कि क्या वे ठीक से रह रहे हैं। चैप्टर 45 रहस्यमय अंगूठी मांगों को सुनने के बाद और उन्हें ओवरबोर्ड न पाकर, फेंग जियू ने अपना सिर हिलाया और एक विस्तृत मुस्कान के साथ पूछा, चूंकि मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार काटी हूँ, तो क्या सीनियर सिर्फ मेरे मैरिडियन में रहस्यमय और आध्यात्मिक चैनल खोलने जा रहा है? यदि कोई ठोस लाभ नहीं होता, तो एक मास्टर को इस तरह स्वीकार करना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता। हा हा हा, निस्संदेह इतना ही नहीं। अधेड़ उम्र का आदमी तेज आवाज में जोर से हंसा। उसकी नजर फेंग जियू पर टिकी हुई थी और लड़की के प्रति उसकी प्रशंसा बढ़ती जा रही थी। यह सुनने के बाद फेंग जियू ने और अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन बस घुटने टेक दिए और अपने गुरु की स्वीकृति में झुकते हुए कहा, मेरे श्रद्धेय गुरु, कृपया अपने शिष्य फेंग जियू के प्रणाम के प्रस्ताव को स्वीकार करें। उन शब्दों को खत्म करने पर उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपना माथा जोर से जमीन पर झुका दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चूबा त्यान, आखिरकार मुझे विरासत में लेने वाला एक शिष्य मिल गया। हा 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 हा, वह उत्साह से जोर से हंसा और कहा, लड़की, मेरे कंकाल के बाईं ओर की तीसरी ईंट को हटा दो। इसके पीछे तुम्हें कुछ मिलेगा जो तुम्हारे गुरु तुम्हें उपहार देना चाहेंगे। जरूर। फेंग जियू सहमत हो गई और वह गई और तीसरी ईंट को खटखटाया जैसा कि उसे बताया गया था। यह पाते हुए कि यह खोखला लग रहा है, उसने ईंट को बाहर निकालने के लिए अपना खंजर निकाला और उसके पीछे एक छोटा लकड़ी का बक्सा मिला जिसे उसने तुरंत उठा लिया। मास्टर, मैं इसे क्यों नहीं खोल सकता? लकड़ी का छोटा बक्सा बंद नहीं लग रहा था लेकिन वो उसे खोल नहीं सकी। उसे आपके स्वामी ने सील कर दिया था और सामान्य लोग इसे नहीं खोल सकते। चूबा तियान ने हंसते हुए कहा और हाथ हिलाते हुए प्रकाश की एक किरण डिब्बे के ऊपर से गुजरी। ठीक है, अब उस चीज को बक्से से बाहर निकालो।
फेंग जियू ने एक बार फिर आधे संदेह में बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स इस बार आसानी से खुल गया। अंदर बस एक अगोचर अंगूठी थी और यह काफी बुरी तरह से धूमिल भी थी। फेंग जियू थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई, फिर उसने कहा, मास्टर, क्या यह वह खजाना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? उसने उसे उठाया और उस पर बारीकी से नजर रखी, लेकिन फिर भी उसे इसमें कुछ भी असाधारण नहीं मिला। हाँ, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस छेद से रेंग कर निकले हैं कि आपने स्थानिक वलय के बारे में भी नहीं सुना है। चूबा तियान ने बेबसी से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। इस अंगूठी को कम मत समझो, यह कोई साधारण स्थानिक अंगूठी नहीं है। चीजों को संग्रहित करने में सक्षम होने के अलावा यह अपने आप में एक दुनिया है और यहाँ तक जीवित चीजें भी इसमें रखी जा सकती हैं। इसके अलावा जब आप वहाँ भोजन रखते हैं तो समय इसके लिए स्थिर रहता है और वे खराब नहीं होंगे। यह बहुत अविश्वसनीय है। मास्टर, इतना अद्भुत खजाना आपके हाथ कैसे लग गया? यह ब्लू एज तलवार से भी अधिक अनमोल होना चाहिए, है ना? इस तरह की वस्तु के साथ लोग अभी भी उस ब्लू एज तलवार की लालसा क्यों करेंगे? मुझे यह स्थानिक वलय पूरी तरह से संयोग से मिला और आपके गुरु ने इसे एक सामान्य वस्तु की तरह ही व्यवहार किया था, बिना यह जाने कि यह एक स्थानिक वलय है। आखिरकार इस तरह की जगह में एक स्थानिक वलय को देखना असंभव था और यह तब हुआ जब मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और इस स्थान पर आया, और यह पूरी तरह से संयोग था कि आपके गुरु का खून अंगूठी में टपक गया, इससे पहले कि मुझे पता चला कि यह एक स्थानिक वलय था। जब उन्होंने इस बारे में बात की तो उनकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर उन्होंने आगे कहा, जैसे ही आपके स्वामी का जीवन समाप्त हुआ, मेरी आत्मा के साथ अंगूठी का पवित्र अनुबंध भी टूट गया। आपको इसके मालिक के रूप में पहचानने के लिए इस पर केवल अपने खून की एक बूंद टपकाने की आवश्यकता होगी, जो आपको इसमें प्रवेश करने की अनुमति देगा। इसके अंदर मैंने अपने जीवन के सभी खजाने और कौशल मैनुअल छोड़े हैं जो मैंने एकत्र किए हैं, और वे आपके लिए मेरा उपहार होंगे। क्या मैं खुद इस रिंग के अंदर जा सकता हूँ? उसकी आंखें चमक रही थीं, आश्चर्य और विस्मय से भरी हुई थी और वो मन ही मन सोच रही थी, अगर यह सच है, तो भविष्य में जब भी मेरा पीछा किया जाएगा और मेरे पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं होगी, तो क्या मैं वहीं छुप नहीं जाऊंगी? चूबा तियान को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। अगर उसे पता होता, तो वह निश्चित रूप से एक बार फिर गुस्से में मर जाता जब उसने देखा कि इतने बेशकीमती खजाने को पीछा छुड़ाने के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत ही कायरतापूर्ण और अशोभनीय था। अंतरिक्ष का मालिक इसमें जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि भीतर एक और अलग करने वाली सीमा बाधा है। जब मैं पहले अंतरिक्ष में गया था, तो मैं पहले से ही अपने अंत के करीब था और मैं इसका स्पष्ट रूप से निरीक्षण नहीं कर पाया था, लेकिन केवल इतना पता चला कि मैं वहां जीवित चीजों को भी संग्रहित कर सकता हूँ। इसके किसी भी अन्य उपयोग के लिए आप भविष्य में धीरे धीरे उन्हें अपने लिए ढूंढ सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने फेंग जियू की ओर रुख किया और कहा, तुम्हारे गुरु के रक्त का अंतिम बचा हुआ हिस्सा भी अपने अंत के करीब है। आगे आओ मेरे शिष्य, और अपने गुरु को तुम्हारे लिए अपने शिरोबिंदु के चैनल खोलने दो। चैप्टर 46 तलवारों के मकबरे तक। उन शब्दों को सुनकर फेंग जियू ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। यह देखकर कि भूतिया छवि धीरे धीरे धूमिल हो रही थी, वो उसके पास चली गई। वह जानती थी कि उसकी आंखों के सामने हवा में घूम रही भूतिया छवि रक्त के सार के भीतर बचे चेतना के आखिरी अवशेष थे, और एक बार सार खत्म हो गया तो चेतना और मनुष्य हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाएंगे। अपनी चेतना को स्थिर करें, अपने दिल को शांत करें और अपनी क्यूई को शांत करें। प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होगी, लेकिन आपको इसे सहन करना होगा, चूबा तियान ने गहरी आवाज में कहा और अंत में फेंग जियू पर हावी होने के लिए अपने खून के अंतिम सार को व्यक्त किया। आंखों से दिखाई देने वाली प्रकाश की एक किरण फेंग जियू के शरीर पर उभरती है, उसके मेरिडियन चैनलों में प्रवेश करती है, उन्हें खोलती है। दर्द, कष्टप्रद और असहनीय दर्द, उसके मेरिडियन के सभी चैनलों को क्यूई के एक मजबूत उछाल द्वारा बलपूर्वक विस्तारित किया जा रहा था, जो पतले से बड़े तक बह रहा था, उन्हें इस हद तक खींच रहा था कि उन्हें लगा जैसे वे लगभग विस्फोट करने वाले थे।
पीड़ादायक दर्द के कारण उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से नहा गया, जो किसी के चाकू से आपका मांस काटने से भी अधिक असहनीय था। लेकिन उसने अपने दांतों को जोर से काटा, एक भी आवाज निकालने से इनकार कर दिया। उसके हाथ कसकर मुट्ठियों में बंध गए, उसकी हथेलियों पर घावों से खून टपक रहा था, जहां उसके नाखून गहरे धन से हुए थे। सीमा अवरोध के बाहर छोटे फायर फिनिक्स ने वह चेहरा देखा जो पूरी तरह से सफेद हो गया था और वह चिंतित होकर आगे बढ़ने लगा। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन डरता था कि कहीं वह उसका ध्यान न भटका दे और इसलिए वह फेंग जियू को मेरिडियन चैनलों के विस्तार के असहनीय दर्द से पीड़ित देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लगभग 1 घंटा बीत चुका था जब उसके शरीर पर छाए आभा धुंधली हो गई और वह हवा के लिए जोर से हौंफते हुए कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर छोटी फायर फिनिक्स अचानक घबराई हुई चिंता में उछल रही थी और चिल्ला रही थी, मूर्ख महिला, क्या तुम ठीक हो? फेंग जियू ने अपने शरीर में महसूस हो रही कमजोरी से संघर्ष करते हुए भूतिया छवि को देखकर पूछा, मास्टर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका गुरु पहले से ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से मर चुका है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने शिष्य के रूप में आपको प्राप्त करने के लिए इतने समय से अपने रक्त के सार के साथ मेरी चेतना को रोके हुए है। मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। चूबा तियान ने उसकी ओर देखा और याद दिलाया, लड़की, इससे पहले कि तुम अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत बन जाओ, अपने कार्यों में सूक्ष्मता रखना याद रखो और किसी को भी यह पता न चलने दो कि तुम्हारे पास एक रहस्यमय आध्यात्मिक शरीर है या तुम बस अपने लिए अनावश्यक उत्पीड़न को आमंत्रित कर सकती हो। अमरता की खेती करने वालों के लिए दुनिया निर्दयी और क्रूर है और यहाँ तक उनमें से सबसे विलक्षण कृषक के रूप में, याद रखें कि आपको पहले बढ़ने और प्रगति करने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, मास्टर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। फेंग जियू ने सिर हिलाया, एक गर्माहट अचानक उसके दिल से गुजर रही थी। आपका गुरु आपको आपकी साधना में अधिक मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। जब आप वापस जाएं, तो स्पेटियल रिंग में मेरे द्वारा छोड़ी गई साधना तकनीकों को ध्यान से पढ़ें और भविष्य में आपको आगे मार्गदर्शन करने के लिए एक महान गुरु प्राप्त करें। लेकिन मत भूलिए, आपको कभी भी किसी के प्रति अपनी सुरक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा सतर्क रहें। आपके शरीर में जो असाधारण गुण हैं, उन्हें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, फेंग जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। उस क्षण वो अंततः उसे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर रही थी। इस गहरे भूमिगत पूल के निचले भाग में होने के कारण आप दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरी चीज जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वह है कि आपको 1000 स्वॉर्ड्स कब्र में भेज दूँ। ब्लू एज तलवार मिलने के बाद इसे लोगों के सामने लापरवाही से उजागर न करें, अन्यथा ब्लू एज तलवार आपके लिए अनावश्यक परेशानी भी खड़ी कर सकती है। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया, मास्टर, 1000 स्वॉर्ड्स कब्र पर पहुंचने के बाद ब्लू एज तलवार को खोजने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? 1000 स्वॉर्ड्स कब्र वह जगह है जहां लोग तलवारें दफनाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो 1000 स्वॉर्ड्स कब्र में जाता है, उसे अपने लिए उपयुक्त तलवार नहीं मिल सकती है। तलवारों की अपनी आध्यात्मिक चेतना होती है और वे ब्लू एज तलवार की तरह ही अपने मालिकों को चुनेंगे। उस बिंदु पर उनकी आवाज एक पल के लिए रुकी और फिर उन्होंने आगे कहा, जैसा कि आप पर मेरे खून के सार का स्पर्श होगा, वह सार आपको ब्लू एज तलवार के स्थान पर मार्गदर्शन करेगा। लेकिन आप ब्लू एज तलवार की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर करेगा। यदि आप इस बार ब्लू एज तलवार को वापस लाने में असमर्थ हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे भविष्य में हजारों तलवारों के मकबरे से बाहर लाएंगे। मैं करूंगा, फेंग जियू ने वादा किया जब उसने देखा कि उसने अपने हाथ हिलाकर सीमा अवरोध को हटा दिया है और छोटा फायर फीनिक्स अपने छोटे पैरों पर दौड़ता हुआ आया। और अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ में एक सर्पिल दिखने वाली चीज दिखाई दी और अंतिम चिल्लाहट के साथ बोली, आगे बढ़ो। दोनों आकृतियों ने स्वयं को सर्पिल में फंसा हुआ पाया। चैप्टर 47 नीली धार वाली तलवार की तलाश। जब फेंग जियू को होश आया, तो वह और छोटी फायर फीनिक्स पहले से ही तलवार के मकबरे में थे। जहां तक नजर जा रही थी, हर जगह तलवारें थीं और हवा में तलवारों की तेज आभा साफ महसूस की जा सकती थी।
उसने अपना सिर नीचे किया और एक बार उस छोटे लड़के पर नजर डाली जो उसके कपड़ों के कोने को खींच रहा था, इससे पहले कि उसने अपना हाथ खोला और उस अगोचर अंगूठी को प्रकट किया जो उसने अपनी पकड़ में पकड़ रखी थी। उसने अपनी उंगली को जोर से काटा और उस पर अपना खून टपकाया और उसने देखा कि बुरी तरह से धूमिल हो चुकी अंगूठी एक चमकीली चमक दे रही थी और वह अचानक नई जैसी हो गई, लेकिन फिर भी वो उतनी ही अगोचर रही जितनी नवीनीकरण से पहले थी। उसने अपनी उंगली पर उंगली रखी और वह अपने आप उसके अनुरूप हो गई। उसने अपनी चेतना रिंग के अंदर डाल दी और जैसा कि उसके गुरु ने कहा था, अंदर एक जगह थी जिसमें कौशल मैनुअल और खजाने का ढेर था। उसने अंतरिक्ष में गहराई से जांच की और उसने पाया कि वह अचानक अंतरिक्ष से बाहर उछल गई। उसने अपनी चेतना वापस हासिल की और रिंग के अंदर वापस नहीं गई, लेकिन अपने सामने तलवारों के पहाड़ को देखती रही और आह भरते हुए बोली, मुझे यहाँ इतनी सारी तलवारों में से ब्लू एज तलवार ढूंढने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा। भले ही आप ब्लू एज तलवार को खोजने में असमर्थ हों, फिर भी आप अन्य को ढूंढ सकते हैं। तलवारों के मकबरे में काफी संख्या में अच्छी तलवारें हैं। छोटे फायर फीनिक्स ने उसके कथन का जवाब पलट कर दिया और एक बार जब उसने ये शब्द कहे, तो उसे अचानक कुछ याद आया और उसने गर्व से उसकी ओर देखते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरा सम्मानित आत्मा वास्तव में आपके मामलों से चिंतित नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। फेंग जियू ने हंसते हुए कहा, और उस जगह की गहराई में जाने से पहले अपने छोटे मांसल हाथ को पकड़ लिया। चलो, चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, चलो थोड़ा घूम लें। हमारे पास 6 घंटे का समय है। अगर हमें उस समय के भीतर एक उपयुक्त तलवार नहीं मिली, तो हमें इस जगह से बाहर ले जाया जाएगा। हमें अपने पास मौजूद समय का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। अपना हाथ अपने हाथ में लेकर नन्हा फायर फीनिक्स थोड़ा शर्माते हुए बोला, हम्फ। हालांकि उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और खुद को अंदर ले जाने दिया। उनके चारों ओर मौजूद तलवारें अपनी तीक्ष्ण आभा बिखेर रही थीं, उनमें से हर एक जमीन में धंसी हुई थी। तलवार की कुछ धारें पहले से ही जंग खा चुकी थीं और काफी देर तक चलने के बाद भी वे ब्लू एज तलवार के स्थान को समझने में कामयाब नहीं हुए थे, और फेंग जियो अपने मास्टर के शब्दों का परीक्षण करना चाहते थे। क्या तलवारें सचमुच अपना मालिक चुनती हैं? उसने पास से एक तलवार पकड़ ली और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि तलवार जमीन में गहराई तक धंसी रही और 1 इंच भी नहीं हिली। जब उसने दूसरी बार प्रयास करने के लिए अधिक ताकत लगानी चाहिए, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि तलवार से एक ठंडी आभा फूट रही है और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। हे, यह काफी आश्चर्यजनक है। फेंग जियू ने आश्चर्य से कहा, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? तलवारों के मकबरे में तलवारों ने हमेशा ऐसा किया है। छोटे फायर फीनिक्स ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अपना छोटा सिर उठाकर उस मूर्ख महिला को घूरने लगा जो बिल्कुल आम लोगों की तरह व्यवहार कर रही थी और चेहरे पर झुंझलाहट के साथ जारी रखा, क्या आप वास्तव में उन सभी को खोजने जा रहे हैं? यह सुनकर फेंग जियू एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूछा, यदि नहीं, तो? छोटे फायर फीनिक्स की अभिव्यक्ति ऐसी थी जो कहती थी कि उसे उतनी ही उम्मीद थी और उसकी आंखें अवमानना भरी हुई थी जब उसने उसे देखते हुए कहा, तुम सचमुच मूर्ख हो। अच्छी तरह से और पूरी तरह से तिरस्कृत होने के बाद फेंग जियू वास्तव में असहाय था। उससे किसने पूछा कि इस बारे में कुछ भी पता न चले? क्या उस आदमी ने आपके लिए अपने रक्तसार का एक छोटा सा निशान नहीं छोड़ा? अपनी आंखें बंद करें और अपनी इंद्रियों को मुक्त करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप चारों ओर ब्लू एज तलवार की आभा का पता लगा सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। वह काम कर सकता है। छोटे साथी ने अपनी थोड़ी उठाए और अपनी आवाज धीमी करके बुद्धिमान बनने की पूरी कोशिश की। ब्लू एज तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है और इसके अलावा आपके पास इसके पिछले मालिक के खून का सार है। निश्चित रूप से आप इसके ठिकाने को समझने में सक्षम होंगे। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। और उसने तुरंत इसका प्रयास किया। फेंग जियू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अन्य सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को अपने दिमाग से हटा दिया,
लेकिन केवल तलवारों के मकबरे के भीतर विभिन्न आभाओं को चुपचाप महसूस करने के लिए। जलती हुई अगरबत्ती का लगभग आधा समय बाद ही उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उनमें आश्चर्य और खुशी की चमक झलक रही थी। मुझे यह मिल गया। वहां पर ब्लू एज तलवार की आभा को वास्तव में महसूस करने के बाद वह अपने दिल में बहुत खुश थी। चैप्टर 48 ब्लू एज तलवार ने अपने मालिक को चुना। वह छोटी फायर फीनिक्स को उस स्थान पर ले गई जहां से उसे ब्लू एज तलवार की आभा उत्सर्जित होती महसूस हुई थी। यह एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी थी और यह धरती में धंसी हुई सभी प्रकार की तलवारों से भरी हुई थी। सबसे ऊपरी बिंदु पर ब्लू एज तलवार थी। उस समय तलवार अपने आप में एक तेज और काटने वाली आभा उत्सर्जित कर रही थी। तलवार की आवाज से उसकी धीमी गड़गड़ाहट उसकी चेतना तक पहुंच रही थी, जिससे उसका दिमाग चौंक गया। वह ब्लू एज तलवार है। उसकी जलती हुई निगाहें छोटी पहाड़ी की चोटी पर ठंडी चमक बिखेरती तेज तलवार को घूर रही थीं और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके खून में उबाल आ रहा हो। उस तरह की भावना काफी दिलचस्प थी। विंग तलवार की चीख उसके कानों में गूंज उठी। पहाड़ी के नीचे खड़े होकर वह ब्लू एज तलवार को शिखर पर हिलते हुए देख सकती थी। उसकी चीखें तलवार से ही निकल रही थीं, जो उत्साह में गुनगुना रही थीं। तलवार से निकलने वाली तलवार की आभा और भी अधिक तीव्र होती जा रही थी। आखिरकार ब्लू एज तलवार ने झटके से खुद को जमीन से बाहर खींच लिया और पहाड़ी से सीधे उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। जब छोटे फायर फीनिक्स ने ऐसा होते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि वह जानता था कि स्पिरिट तलवारें अपने मालिकों को चुनने में सक्षम थीं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां फैंग जियू को उसके पास जाने और तलवार बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसा बहुत कम देखा गया था। जब उसने फैंग जियू की जांच की तो उसकी नजर अजीब थी। नन्ही फायर फीनिक्स अभी भी यह नहीं देख पाई कि उसमें इतना खास क्या था। वाह! लंबी तलवार गिरी, उसकी नोक सीधे जमीन में धंस गई और फैंग जियू के दाहिने हाथ के ठीक बगल में आकर रुक गई। फैंग जियू ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्लू एज तलवार को पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि चीख के साथ तलवार से एक तेज कंपन निकल रहा था, जो सीधे उसके दिल की गहराई में चला गया। उसने अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाई और तलवार खींच ली। एक झपट्टा के साथ तलवार ठंडी रोशनी के साथ चमकने लगी और बुरी तरह से धूमिल तलवार अगले ही पल एक चिकनी चमक के साथ चमक उठी। बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कि वह अभी अभी जाली से बाहर आई हो। पूरे ब्लेड को हल्की नीली रोशनी से चमकते हुए और उसमें खुदे हुए 3 चीनी अक्षरों को ठंडी रोशनी से चमकते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन जोर से चिल्लाने लगी, यह वास्तव में एक बहुत अच्छी तलवार है। उसने अपने हाथ में तलवार घुमाई और तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। वो हवा के माध्यम से ब्लेड के टुकड़े को ढकने वाली कड़कड़ाती ठंडी आभा को देख सकती थी, जिसकी धार असाधारण रूप से तेज थी। मास्टर ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। ब्लू एज तलवार मुझे अपना मालिक चुनेगी, उसने हल्की हंसी के साथ कहा और उसने ब्लू एज तलवार को स्पेटियल रिंग में डाल दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी भी 6 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और वे अभी तक नहीं निकल पाएंगे। हम किसी भी तरह कुछ समय के लिए इस जगह को नहीं छोड़ पाएंगे, तो हम पहले बैठने के लिए जगह क्यों नहीं ढूंढते? मैं समय का उपयोग यह देखने के लिए कर पाऊंगा कि स्पेटियल रिंग में किस तरह के मैनुअल हैं। उसने छोटे फायर फीनिक्स का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, जब वे ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां बैठने के लिए तलवारों की आभा उतनी तीव्र न हो। जैसे ही उसने आपकी उपस्थिति को छुपाने के बारे में एक किताब निकाली थी और उसे पलट रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि छोटे साथी की नज़र उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने ऊपर देखा और उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? छिपकर घूरते हुए पकड़े जाने पर उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमाईं और थोड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं, लेकिन उसने उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया। हालांकि वो अपने दिल में जिज्ञासा को दूर करने में असमर्थ था और थोड़ी देर तक झिझकने के बाद आखिरकार उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे निशान क्यों हैं? एक अनुस्मारक के रूप में प्रश्न के साथ उसे अचानक याद आया कि उस कुंड में डूबने के बाद उसका चेहरा जड़ी बूटियों के रस से साफ हो गया था
और उसका बुरी तरह से झुलसा हुआ चेहरा उस पल में स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। उसने अपना हाथ ऊपर किया और अपना चेहरा महसूस करते हुए कहा, एक दुष्ट महिला ने चाकू पकड़ा और मेरे चेहरे को चीर फाड़ कर काट डाला। उसका लहजा शायद कुछ उदासीन लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों के भीतर एक अनजानी बर्फीली ठंडक दबी हुई थी। यह सुनकर छोटे फायर फिनिक्स ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली और पूछा, आपने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं उसके सामने बहुत कमजोर था, उसने मन ही मन सोचते हुए झुकी हुई आंखों से कहा। तब वह इस शरीर की मालिक नहीं थी। अगर वो वहां होती तो चीजें इतनी खराब स्थिति में नहीं होती। और जब मैंने कहा कि तुम कमजोर हो तो तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यह ठीक है। जब तक मेरा पूज्य आत्मा शक्तिशाली है, यह काफी अच्छा है। मेरा पूज्य आत्मा भविष्य में तुम्हारी रक्षा करेगा। छोटे साथी ने अपनी पीठ सीधी की और अपने छोटे से चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहा, आप बस मुझे बताएं कि वह कौन था जिसने आपका चेहरा काटा था। मेरा श्रद्धेय आपसे बदला लेगा। चैप्टर 49 3 बार नियति होनी चाहिए। छोटे फायर फिनिक्स ने जो कहा, उसे सुनकर फैंग जियू की आंखें खुशी से भर गईं और उसके गुलाबी छोटे गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, क्या तुम हमेशा यह नहीं कहते कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो? मेरा पूज्य आत्मा अब भी तुमसे घृणा करता है, लेकिन आखिरकार तुम मेरे ही हो। यदि मेरा पूज्य आत्मा तुम्हें धमका रहा है, तो यह ठीक होगा। लेकिन मैं किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। बोलते समय वह छोटा बच्चा अत्यधिक क्रोधित था, लेकिन उसे उस कर्कश बच्चों जैसी आवाज पर दया आ रही थी क्योंकि वह अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सकी। इस छोटे शरीर के साथ उसने भौहें ऊपर उठाई और हल्के से हंसी। मुझे लगता है कि तुम हल्के से धक्का से गिर जाओगे। यह महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, वह तुरंत खड़ा हुआ और जोर से घोषणा की, मेरा पूजनीय स्वरूप प्राचीन पवित्र जानवर अग्नि फीनिक्स है। हालांकि मैं अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे पूर्वजों की शक्ति विरासत में मिली है और मेरे पास महान शक्ति है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो? उसने लापरवाही से पूछते हुए हंसते हुए कहा। आखिरकार वह एक बच्चा ही था जो लगभग 3 साल का लग रहा था। तो वह कितना मजबूत हो सकता है? सिर्फ एक छोटा बच्चा होने के मेरे दृष्टिकोण के आधार पर मेरे पूज्य स्व का मूल्यांकन न करें। मेरी शक्ति नवजात आत्मा के स्तर पर एक साधक की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यदि उस व्यक्ति की चेतना मुझे पहले छिपे हुए महल में वापस नहीं बांधती, तो वह सीमा बाधा मेरे पूज्य स्व को रोकने में सक्षम नहीं होती। वह छोटी सी आकृति अपनी ठुड्डी उठाकर वहां खड़ी थी और फैंग जियू को मैं बहुत शक्तिशाली हूँ दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाने से रोक नहीं पा रही थी और वह प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए खेलती रही। आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। बेशक, वह अपने आप पर अत्यधिक गर्व महसूस कर रहा था, उसकी आंखों से उसका उच्च उत्साह झलक रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप अभी भी मेरे अनुबंधित जानवर हैं और मैं अभी भी आपका मालिक हूँ। उसने मुस्कुराते हुए आंखों से कहा, जो उस छोटे साथी को इस तथ्य की याद दिलाएगा कि वह जानबूझकर इतना कुछ भूलना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने देखा कि उसका पूरा शरीर ढीला, पिचका हुआ था और वो उसे उदास आंखों से देख रहा था। ओह ठीक है, क्या आप स्पेटियल रिंग के अंदर जाना चाहते हैं? यदि नहीं, यदि आप जैसा एक छोटा सा बच्चा अचानक 9 इंट्रपमेंट वुड्स में दिखाई दे, तो आप निस्संदेह बहुत सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यदि अमरता के उन साधकों को पता चल जाए कि आप छोटे फायर फिनिक्स हैं, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसके गुरु ने उसे बताया था कि जब वह उन्हें यहाँ भेजने वाला था, कि जब वे तलवारों के मकबरे से बाहर आएंगे, तो वे 9 इंट्रपमेंट वुड्स के भीतर वापस दिखाई देंगे, क्योंकि वे 9 इंट्रपमेंट वुड्स की जमीन के बहुत नीचे थे। वह उन्हें गहरे भूमिगत से बाहर लाने में सक्षम था, लेकिन 9 इंट्रपमेंट वुड्स से बाहर नहीं। छोटे फायर फिनिक्स ने शुरू में मना करना चाहा था, लेकिन जब उसने अंत में उसके द्वारा कहे गए शब्दों को सुना, तो उसने बहुत अनिच्छा से अपना सिर हिलाया।
चूंकि वह वास्तव में बहुत कमजोर थी, और यद्यपि वह मजबूत था, जब वे बाहर जाते थे तो उन पर ध्यान आकर्षित करना अभी भी उनके लिए काफी परेशानी भरा होता। इतना प्रिय। उसे सिर हिलाते हुए देखने के बाद फैंग जियो उसे ऊपर ले गई और उसे एक चुंबन दिया, जहां उसने देखा कि उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया था, और उसकी शर्मीली और शर्मिंदा प्रतिक्रियाओं ने उसे जोर से हंसने से रोक नहीं दिया। फैंग जियू अपनी चेतना में पहुंच गई और नन्हा फायर फीनिक्स तुरंत रिंग के भीतर अंतरिक्ष में चला गया। और 6 घंटे बीत जाने के बाद तलवार के मकबरे के ऊपर एक भंवर दिखाई दिया, और झपट्टा मारकर वह उसमें समा गई। यह कहाँ है? उसने चारों ओर उस स्थान की ओर देखा जहां वह अभी अभी दिखाई दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी भी 9 एंट्रपमेंट वुड्स के भीतर है, लेकिन आसपास एक भी आत्मा नहीं थी, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। यह इतना शांत था कि यह काफी डरावना था। और रात हो चुकी थी। ब्रर, बहुत ठंड है। उसने उसकी बाहों को रगड़ा। जंगल में चलते हुए उसने मन ही मन सोचा, आश्चर्य है कि क्या वह बड़ा गुवान शीलिन अभी भी वहां मेरा इंतजार कर रहा है। काफी दूर चलने के बाद अचानक उसे लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। एक लड़ाई। उसकी आंखें चकित हो गईं और शोर की ओर चलते हुए उसने तुरंत अपनी आभा छिपा ली। जब वह पहुंची तो एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गई और सामने देखने के लिए अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला। जब उसकी नजर परिचित आकृति पर पड़ी तो वह अनायास ही ठिठक गई और अपनी आंखें झपकाने लगी। वो अंकल, यह वास्तव में वह फिर से है। पिछली 2 बार मिलाकर, इस बार फिर उनसे मिलकर, भाग्यशाली 3 का कुल योग बन गया। वास्तव में उनका मिलना तय था। कुछ ही दिनों में वे 3 बार मिलने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है? चैप्टर 50,000 Years फ्रॉस्ट पॉइजन 1000 साल का पाला जहर। उसने पेड़ों के पीछे से झांककर देखा और आश्चर्यचकित हो गई कि चाचा के हाथ में एक लंबी तलवार थी जो 3 अंगुल चौड़ी थी। तलवार की तेज आभा चमक रही थी, उसके पूरे अस्तित्व से एक ऊर्जा निकल रही थी जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। वह रहस्यमय ऊर्जा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा थी। बिना किसी संदेह के, वह अमरता का साधक था। लेकिन उस वक्त उनके साथ कुछ गलत दिख रहा था। हालांकि जो कुछ भी उस पर असर कर रहा था उसे सहन करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा था। उसकी दाढ़ी और भौहों पर बन रही महीन सफेद क्रिस्टल की परत दर परत उन पर जमने वाली बर्फीली ठंड के अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। ठंड। उसके शरीर पर पाला क्यों पड़ रहा है? अर्घ। भारी कराह के साथ आखिरी काले वस्त्रधारी हत्यारे ने पाया कि उसकी छाती लंबी तलवार से छेदी गई थी जो ठंडी ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। काले कपड़े पहने वह आदमी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी आंखें लिंग मोहान पर टिकी रहीं और उसने अपना खून से भरा मुंह खोला जैसे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो लेकिन असफल रहा। अंत में उसने अपनी अंतिम सांस ली और एक निश्चेष्ट ढेर में गिर पड़ा। उस पल में लिंग मोहान का शरीर एक पल के लिए भी नहीं हिला, ऐसा लग रहा था कि वह जम गया है। वह बर्फ की मूर्ति की तरह चुपचाप वहां खड़ा था। उसके शरीर से निकल रही बर्फीली ठंड 1000 साल की सर्दी के हिमखंड के समान जमा देने वाली ठंड थी। इतनी ठंडी कि यहाँ तक फैंग जियू जो उससे 10 मीटर से अधिक दूर छिपा हुआ था, वह भी ठंड महसूस कर पा रहा था। बम। उसका पूरा अकड़ गया शरीर जमीन पर गिर गया और वह जोर से कांपने लगा जैसे वह एक गेंद की तरह मुड़ गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर जमी बर्फ और भी गहरी होती जा रही थी। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, वह तेजी से उसके पास भागी। अंकल, अंकल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने पूछा जब वह उसके पास आकर बैठ गई। वह उसे थोड़ा ऊपर उठाने ही वाली थी कि उस पर हल्के से स्पर्श से उसके हाथों में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। आउच! बहुत ठंड। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब उसने 2 आंखों को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो चौंक गई। उसका शरीर इतना ठंडा क्यों है? यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो क्या वह ठिठुर कर मर नहीं जाएगा? यह सिर्फ एक नजर थी और उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ धीरे धीरे बैंगनी हो गए।
यह देखते हुए कि स्थिति गंभीर थी, उसने अपना जबड़ा जोर से भींच लिया और खुद को कड़कड़ाती ठंड सहन करने के लिए मजबूर किया और उसकी नब्ज जानने के लिए अपनी उंगलियां उसकी कलाई पर रख दी। उसे जो निष्कर्ष मिला उससे वह स्तब्ध रह गई। यह है 1000 साल का फ्रॉस्ट जहर। यह अविश्वसनीय लगने पर उसकी आंखें चिंता से फैल गईं। उसकी नाड़ी से पता चल रहा था कि उसके भीतर एक ठंडी ऊर्जा उमड़ रही थी और वह अत्यंत ठंडी ठंडक उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी जो उसे इस स्थिति में ले जा रही थी। वह बेहद ठंडी और ठंडी ऊर्जा स्पष्ट रूप से फ्रॉस्ट जहर थी, और यह कोई सामान्य फ्रॉस्ट जहर नहीं था, बल्कि 1000 साल का फ्रॉस्ट जहर था। अचानक उसने अंधेरी रात में अपने कानों तक दबी हुई अलार्म की आवाजें सुनी और महसूस किया कि जानलेवा आभा उनके पास आ रही है। जितनी गतिविधि वह सुन सकती थी, उससे पता चलता है कि पीछा करने वाले 30 में से कम 20 लोग थे। जैसे ही वह अपने दिल में तेजी से गणना करने लगी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह देखते हुए कि आसपास छिपने की कोई जगह नहीं थी, उसने तुरंत अपनी रहस्यमय शक्ति को अपनी उंगली में डाला और इसे लिंगमोहान की चेतना के केंद्र पर इंगित किया। अगले ही पल में उसने अपना दिमाग रिंग में धकेल दिया और लिंगमोहान को अपने साथ रिंग के अंदर ले आई। जैसे ही वे दोनों अपनी जगह से गायब हो गए, अगले ही पल हाथों में तलवारें लिए 30 काले कपड़े पहने लोगों ने उस इलाके को घेर लिया। लोगों के नेता ने मारे गए काले कपड़े पहने 10 से अधिक लोगों के शव जमीन पर पड़े देखे और उसके चेहरे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी आवाज धीमी थी, दमित क्रोध से भरी हुई। अभी कुछ देर पहले ही इस स्थान पर उसकी ऊर्जा का पता चला था। फ्रॉस्ट जहर के कारण वह बहुत दूर नहीं जा सकता था। उसे ढूंढो। हाँ, काले वस्त्र पहने लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, आसपास की खोज करने के लिए खुद को कई समूहों में विभाजित कर लिया। उसी क्षण रिंग के भीतर छोटी फायर फीनिक्स फैंग जियू को गुस्से से देख रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने शरीर से इतनी कड़कड़ाती ठंड छोड़ने वाले आदमी को यहाँ लाएगी। फैंग जियू के पास उस समय लड़के से परेशान होने का समय नहीं था, क्योंकि वह लिंग मोहान के हॉट मेरिडियन को ढालने के लिए अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करने में व्यस्त थी। यदि हृदय मेरिडियन भी जम गया, तो वह निश्चित मृत्यु से दूर नहीं होगा। नन्हे फायर फीनिक्स ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली, जब उसने अपनी संकुचित आंखों से उस अजनबी को देखा, जिसने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की थी। उसकी बच्चों जैसी आवाज ठंडी और ईर्ष्या से भरी हुई थी, जैसे उसने कहा, वह फ्रॉस्ट पॉइजन है, स्वर्ग के नीचे सबसे ठंडी ऊर्जा। आपके पास जो थोड़ी सी रहस्यमय शक्ति है, वो उसके हॉट मेरिडियन की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यह आदमी मृत के समान है।